ओए, अरे देखो आज मैं आपको बताऊंगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। देखो उस समय पढ़ा था हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या पढ़ा था? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब पढ़ाऊंगा डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या था? जिसमें हम सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देख रहे थे, यानी लंबा और बोना, है ना। ये एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था, मतलब या तो एक पौधा लंबा था और एक पौधा बोना था। तो वो था मोनो हाइब्रिड, यानी कि सिंगल वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था, यानी एक ही दोनों में चीजें अलग थी, लंबा और बोनापन। अब डाई हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड का मतलब डबल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। कितने? डबल पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। ठीक है। जब दो पौधे ले हम, कौन से दो पौधे? अब मेंडल जी है, मेंडल जी दो ही पौधे ले रहे हैं, लेकिन वो मटर के ले रहे हैं। अब जो दो पौधे लिए उन्होंने, उन दोनों पौधों में आपस में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। कितने? दो। तो जब दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है तो उस तरीके से जो क्रॉस होगा, जब उनके बीच आपस में रिप्रोडक्शन होगा या और प्लांट्स बनेंगे, तो कैसे कैरेक्टर ट्रांसमिट होंगे, कैसे इनहेरिटेंस होगी आगे। तो ऐसे जो चीज़ें एक्सपेरिमेंट करी, जब दो पौधों में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हैं, उसमें ब्रीडिंग करवाई, तो इस चीज़ को बोला गया डाई हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोला गया? डाई हाइब्रिड क्रॉस। आई बात समझ में? अब देखो, अ क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स, आप सभी को दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ठीक है, और मेरे को दिख रहा है अपने फ़ोन पे, ठीक है। आप बहुत समझदार हो, मुझे पता है, बहुत इंटेलिजेंट हो। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस, आपको कोई भी दिक्कत है, कोई भी डाउट है, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो, वरना आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आपने कल मेरे से पूछा था, उसका भी मैं जवाब दे दूंगा। और मैथ्स की वीडियो वगैरह भी मैं आज डाल दूंगा या कल डाल दूंगा। आज ये चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, उसके बाद आप मेरे को बताना कौन सा चैप्टर। वैसे मेरी कोशिश रहेगी कार्बन वाला चैप्टर पूरा कर दूं मैं, ठीक है। ये मैं आपसे ही बोल रहा हूँ, समझ गए ना आप कौन? देखो, अ क्रॉस बिटवीन टू प्लांट्स हैविंग टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। अब यहाँ पे कितने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है? टू। इससे पहले पढ़ा था मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो हाइब्रिड में वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था, यानी टॉल और डाफ। यहाँ पे दो पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यानी कि अब वो कौन कौन से कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है वो मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो, राउंड ग्रीन रिंकल येलो। अब आपको मैं थोड़ा पेन से मार्क करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो पेन है। ये देखो, एक येरा मटर का पौधा और एक येरा मटर का पौधा, ठीक है। एक पौधा जो है वो राउंड भी है और ग्रीन भी है, यानी जो उसके सीड है वो कैसे है? राउंड है, यानी पूरे पूरे गोल है, ठीक है। उनके जो सीड है, यानी जो मटर के दाने, उस पर झुर्रियाँ नहीं है, ठीक है, राउंड है पूरे। और ग्रीन कलर के, कैसे कलर के हैं? ग्रीन, हरा हरा, ठीक है। और दूसरा वाला जो है रिंकल है और येलो है, यानी जो मटर का दाना है उस पर रिंकल है, यानी वो थोड़ा झुर्रास है। जैसे बूढ़ा बुढ़िया हो जाते हैं ना, तो हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाती है, ऐसी मटर के दाने पे क्या है? झुर्रियाँ, और वो येलो कलर में। तो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर पता चल गया, या तो वो राउंड और ग्रीन होगा, या रिंकल या येलो होगा, ऊपर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है। कितने? दो। इसलिए इसे कहा गया है डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब दो पौधे उठाए उसने, उनके बीच में आपस में ब्रीडिंग करवाई। क्या करवाई? ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग करवाई, तो ये देखो, अब इसका रिजल्ट ये निकला। हाँ, तो अब दो प्लांट्स के बीच में देखेंगे, और दोनों प्लांट में दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो। तो जब इन दोनों में ब्रीडिंग करवाई तो पहली जनरेशन आई, और वो पहली जनरेशन क्या थी? वो पहली जनरेशन का नाम भी पढ़ लोगे। अब आप नाम दिखा देता हूँ, राउंड और येलो। भाई राउंड यहाँ से आ गया और येलो यहाँ से आ गया, तो जो नई फर्स्ट जनरेशन आई वो क्या आई? राउंड और येलो। कैसी आई? राउंड और येलो। इसी तरीके से आगे उनके अंदर रिप्रोडक्शन करवाया गया, आगे ब्रीडिंग करवाई, तो वहाँ पे दोबारा नई वेरिएशंस आई। तो वो कैसे इनहेरिटेंस हुआ वो आगे देखेंगे हम। अब टोटल जब पता चला F2 जनरेशन में, कितने? F2 जनरेशन में इतने प्लांट आए। कितने? 556 सीड्स। कितने सीड्स आए? 556। आपको दिख रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ और अच्छे से देखो, यहाँ दिख गया 556 सीड, जिसमें से 315 राउंड और येलो थे। 315 ऐसे सीड्स थे F2 जनरेशन में, यानी पहली जनरेशन तो ये रही और उसके बाद की। तो
जो पहली दूसरी जनरेशन में यानी F2 जनरेशन में, ये जो F2 जनरेशन है उसमें 315 कैसे थे, राउंड और येलो, और 108 थे राउंड और ग्रीन। 108 कितने थे, राउंड और ग्रीन, और 101 जो सीड्स थे वो कितने थे, रिंकल और येलो, और 32 सीड्स ऐसे थे रिंकल और ग्रीन। ये उनके फिजिकल एग्जिस्टेंस को दिखा रहा है कि वो ऊपर से कैसे दिख रहे थे, ऊपर से कैसे दिख रहे थे। ठीक है, उनका जेनेटिक क्या था वो ये चीज़ दिखा रहा है, आपको दिख रहा होगा ना, ये जेनेटिक अपीयरेंस दिखा रहा है। और ये राउंड है, येलो है, राउंड है, ग्रीन है, रिंकल येलो, रिंकल ग्रीन, ये दिखा रहा है आपके फिजिकल अपीयरेंस को कि वो जो सीड है यानी जो बीज है वो ऊपर से कैसा दिख रहा है। भाई राउंड ग्रीन है, राउंड येलो है, रिंकल ग्रीन है, रिंकल येलो है, वो ऊपर से दिख रहा है। तो ऊपर से जब कोई चीज़ दिखती है वो उसका फिजिकल अपीयरेंस, जैसे कोई पर्सन काला है, कोई गोरा है, ये ऊपर से दिख रहा है। अंदर से उसके कैसे कैरेक्टर है, क्या जीन है, क्या ट्रेड्स है, वो उसका जीन है। ठीक है, वो जीन अपीयरेंस है। तो ये जो सारे सीड है टोटल 556 सीड्स है, उसमें से 315 राउंड येलो, 108 राउंड ग्रीन, 101 रिंकल येलो, 32 रिंकल ग्रीन। जब इनका रेशियो निकाला गया 556 से तो क्या है, 9:3:1। तो ये जो रेशियो है 9:3:1, यह है फिनोटाइप रेशियो। क्या है, फिनोटाइप, क्योंकि ये उनके फिजिकल अपीयरेंस को दिखा रहा है। किसको, फिजिकल अपीयरेंस को। अच्छा, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे 2 पौधे लिए थे, उन 2 पौधों में बेसिकली एक पौधे के जो सीड्स थे वो राउंड येलो थे और दूसरे राउंड ग्रीन थे, सॉरी यहाँ पे देखो ना, राउंड ग्रीन थे, और राउंड को कैपिटल R से दिखा रखा है और ग्रीन को स्मॉल y से दिखा रखा है। और यहाँ पे रिंकल येलो, तो रिंकल को आपको स्मॉल r से दिखा रखा है और येलो को कैपिटल Y से दिखा रखा है। ये आपको दिखा रखा है कि पता चल जाए, आप इजीली बाद में जीनोटाइप जब निकालो तो आपको इजीली पता चल जाए। अब देखो फिनोटाइप रेशियो क्या है, 9:3:1, सॉरी 9:3:3:1। ये आपका फिनोटाइपिक रेशियो है, क्योंकि ये फिजिकल अपीयरेंस को दिखा रहा है कि जो सीड्स आए हैं उनका फिजिकल अपीयरेंस कैसा है। राउंड ग्रीन है, राउंड येलो है, रिंकल ग्रीन है, रिंकल येलो है, ये ऊपर से अपीयरेंस दिखा रहा है उनका। अब इससे रिलेटेड कुछ ऑब्जर्वेशन है वो भी देख लो। फिनोटाइपिक रेशियो ये तो बता दिया मैंने, ऑब्जर्वेशन देखो, जब कैपिटल R कैपिटल Y क्रॉस किया गया स्मॉल r और कैपिटल Y से, तो जो पहली जनरेशन थी वो सारी क्या थी, राउंड और येलो थी। मैंने आपको दिखाया था जब इन दोनों में क्रॉस ब्रीडिंग करवाई गई तो जो पहली जनरेशन आई थी वो सारे कैसे थे, राउंड और येलो, है ना। F1 जनरेशन में सारे पौधे कैसे थे, राउंड और येलो। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे राउंड और येलो में पहले सारे पौधे कैसे, राउंड और येलो। लेकिन आप देखो इसमें कैपिटल R भी है, कैपिटल R कौन से जीन को दिखा रखा है, ग्रीन को, और स्मॉल r किसको दिखा रहा है, रिंकल को। और इसी तरीके से कैपिटल Y भी है, वो किसको दिखा रहा है, येलो को, और स्मॉल y भी है, वो किसको दिखा रखा है, ग्रीन को। देखो ना, इसमें स्मॉल y था वो क्या है, ग्रीन, कैपिटल R था उसमें क्या है, राउंड, इसमें स्मॉल r था वो रिंकल, और कैपिटल Y था येलो। तो जो पहली जनरेशन है उसमें 4 तरह के जीन है, राउंड, रिंकल, येलो, ग्रीन, है ना। कैपिटल R भी है, स्मॉल r भी है, कैपिटल Y भी है, स्मॉल y भी है। यानी है तो वो एक पौधा, और उस पौधे में डोमिनेंट क्या है, राउंड और येलो। लेकिन उस पौधे में आपके बाकी के भी जीन है, जैसे ग्रीन वाला भी जीन है, रिंकल वाला भी जीन है, लेकिन डोमिनेंट कौन हुआ, राउंड और येलो। ठीक है, जब 2 पौधे ऐसे लिए, 2 पौधे सेम इसी जीन के लिए, और उनके बीच में आपस में क्रॉसिंग करवाई गई। देखो ये वाला भी क्या है, राउंड येलो, और ये वाला भी क्या है, राउंड येलो। लेकिन इनका जो जेनेटिक अपीयरेंस है वो क्या है, ये वाला, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। तो इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा। अब इन दोनों बीजों में, इसमें और इसमें, जो इनका जेनेटिक अपीयरेंस है उसमें राउंड और रिंकल, ग्रीन और येलो दोनों है। तो अब आपस में जब ये दोनों क्रॉस करेंगे तो कुछ नए पौधे जो आएंगे, हो सकता है वो ग्रीन भी आ जाए, हो सकता है वो रिंकल भी आ जाए, क्योंकि इनमें तो वो जीन अपीयरेंस है ना, जीन तो है इनके अंदर, तो हो सकता है वो कभी डोमिनेंट हो जाए। तो जब इन दोनों सीड्स में वो कराया जाता है क्रॉस, तो कितने सीड निकलते हैं, 556। उसमें से राउंड येलो इतने होते हैं, राउंड ग्रीन इतने होते हैं, रिंकल येलो इतने होते हैं, और रिंकल ग्रीन इतने होते हैं। उनका फिनोटाइप रेशियो मैंने आपको बता दिया, फिजिकल अपीयरेंस। अब आपको थोड़ा और क्लैरिटी आई होगी, है ना, वेरी गुड। तो मेरे को पढ़ाने का मकसद ये है कि आपकी क्लैरिटी अच्छे से आ जाए।
तो पहली जनरेशन में मैंने बता दिया राउंड ग्रीन येलो रिंकल येलो। फिर दूसरी जनरेशन में क्या थे, चारों तरह के जीन थे, राउंड का भी जीन था, रिंकल का भी जीन था, येलो का भी जीन था, ग्रीन का भी जीन था। लेकिन जो पहली जनरेशन थी वो जो सीड था वो प्रॉपर राउंड और येलो था। जब दो पौधे लिए राउंड और येलो के, है ना, और उनमें जनरेशन उनमें रिक्रॉसिंग करवाई तो 556 सीड बने। उनके अंदर अलग अलग थे, राउंड ग्रीन भी थे, राउंड येलो भी थे, रिंकल येलो रिंकल ग्रीन भी थे। क्यों? क्योंकि जब जो दो पौधों में कराया था क्रॉसिंग, जो राउंड येलो थे उनके अंदर वो भी तो जीन थे ना, इसीलिए। तो अब देखो, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्लांट गिव पेरेंटल फिनोटाइप एंड टू मिक्सचर। तो जो मैंने आपको बताया था फिनोटाइप रेशियो क्या था, 9:3:1, ये दे रखा है। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है, जब खुद ही से वो क्या कर रहे हैं, प्लांट बढ़ा रहे हैं, है ना, एक ही पौधे से और पौधे बन रहे हैं, ये सेल्फ पॉलिनेशन कहलाते हैं। या दो पौधे आपस में वो करें, यानी एक जगह से दूसरी जगह गैमेट ट्रांसफर हो, गैमेट्स जब एक पौधे से दूसरे गैमेट्स में जाते हैं, दूसरे पौधे के फ्लावर में जाते हैं, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, एक ही पौधे में आपस में फ्रूट या सीड्स बन रहे हैं। क्रॉस यानी दो पौधों में आपस में गैमेट्स का क्या हो रहा है, ट्रांसफर, तो वो क्रॉस पॉलिनेशन कहला रहा है। ये कह रहा है सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ F1 प्लांट। तो पेरेंटल फिनोटाइप दिया, टू मिक्सचर। अब भाई जो पौधा आया था पहली जनरेशन में वो राउंड और येलो था, ठीक है। उसके बाद दूसरी जनरेशन में 556 प्लांट्स आए थे, और जो सेकेंड जनरेशन के जो पौधे थे उसमें क्या थे, दो एक ही पौधा था राउंड येलो, लेकिन उसमें जीन थे राउंड और ग्रीन के भी, रिंकल और ग्रीन के भी। समझ आया? कंफ्यूज तो नहीं हो? वेरी गुड। नहीं आएगा तो मैं दोबारा बताऊंगा, पेपर तक आपकी तैयारी चलती रहेगी। मैं रोज़ाना वीडियो बना के डालता रहूँगा, आप लोग इन वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। कंक्लूजन, राउंड एंड येलो सीड्स आर डोमिनेंट सीड। सबसे ज़्यादा सीड्स कौन से बने हैं, राउंड और येलो। अगर आप देखना चाहो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, राउंड और येलो सीड्स सबसे ज़्यादा है। ऊपर आएंगे, देखो पहली लाइन में 315 सीड्स है, वो 315 कैसे है, राउंड और येलो। तो राउंड और येलो क्या है, डोमिनेंट। क्या है, डोमिनेंट। डोमिनेंट का मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस कर देते हैं। अच्छा, उसका लिखा अकरेंस ऑफ न्यू फेनोटाइप कॉम्बिनेशन सो दैट जीन फॉर राउंड एंड येलो सीड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। तो देखो जो न्यू फिनोटाइप कॉम्बिनेशन है वो ये दिखाता है कि जो राउंड और येलो है वो बाकियों ने इनहेरिट किया है इंडिपेंडेंटली, यानी बाकी सीड्स ने भी जो ऊपर वाली जनरेशन यानी राउंड और येलो में से कौन सा जीन लिया है, राउंड और येलो, ठीक है। आ रही बात समझ में? लिखा है अकरेंस ऑफ न्यू फिनोटाइप। न्यू फिनोटाइप यानी जो नया फिजिकल अपीयरेंस आया उसमें सबसे ज़्यादा राउंड और येलो थे। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर सीड्स ने इंडिपेंडेंटली कौन सा जीन लिया था, राउंड और येलो। अच्छा, अब देखो हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस। अब देखो भाई, जो ट्रेट या जो डीएनए का जो पार्ट होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस करवा देता है वो कहलाता है डोमिनेंट, ठीक है। और दूसरा होता है रेसेसिव। डोमिनेंट मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, और रेसेसिव जो अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए, ठीक है। जैसे एक माँ है और एक पापा है, दोनों आपस में रिप्रोडक्शन करते हैं। पापा की ब्लू आंखें, माँ की काली आंखें, तो हो सकता है बच्चे की ब्लू आंखें आ जाए, और ये भी हो सकता है बच्चे की काली आंखें आए। ये फ़र्क पड़ता है कि कौन से, मम्मी का जीन डोमिनेंट था या पापा का जीन डोमिनेंट था। जिसका जीन डोमिनेंट होगा बच्चे की वैसी आंखें आएंगी, ठीक है। मेरे ख़ानदान में ऐसे ही बच्चे हैं, मम्मी पापा में से एक की भूरी आंखें हैं और पापा की ब्लैक आंखें हैं, काली आंखें। तो बच्चे की भूरी आंखें आई है और दूसरा उसी का सगा भाई है, उसकी ब्लैक आंखें हैं। तो फ़र्क पड़ता है डोमिनेंट कौन सा जीन है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये क्या टॉपिक है, हाउ डू दिस ट्रेट गेट एक्सप्रेस, कैसे एक्सप्रेस करते हैं। जो सेलुलर डीएनए होता है इज इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। अब जो सेल में जो प्रोटीन बनता है वो किसके थ्रू बनता है, डीएनए के थ्रू। डीएनए के अंदर सारा इंफॉर्मेशन होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर सारा इंफॉर्मेशन होता है कि कौन सी चीज़ कैसा होगा, कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, ये सारा डीएनए में होता है। A section of the DNA that provide information for one protein is called gene। देखो डीएनए में बहुत सारे हिस्से होते हैं, डीएनए में बहुत सारे हिस्से होते हैं, और उसका हर एक सेक्शन कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और उस डीएनए के एक सेक्शन को बोला जाता है जीन। क्या बोला जाता है, जीन, ठीक है। प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ पार्टिकुलर प्लांट हार्मोन। जो प्लांट की हाइट होती है भाई वो क्या करती है, वो
उसकी हाइट मतलब प्लांट की जो हाइट है वो किस पे डिपेंड करती है, किसी पार्टिकुलर हार्मोन पे। जैसे इंसानों में भी क्या होता है कि कोई अगर हाइट वाला हार्मोन होता है, जैसे टेस्टोस्टेरोन है एक हार्मोन, अगर आपकी दाढ़ी वगैरह नहीं आ रही तो हो सकता है वो हार्मोन आपके अंदर क्या हो, कम हो। इसी तरीके से बहुत सारे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ पाती, तो वो जो हार्मोन है वो बॉडी के अंदर अच्छे से सेक्रेट नहीं होता, जिसकी वजह से हाइट नहीं बढ़ पाती। तो बहुत सारे हार्मोन भी इसके रीज़न होते हैं जो बॉडी में अच्छे से सिक्रेट नहीं हो पाते। और बहुत सारी चीज़ें पेरेंटल भी होती है कि मम्मी पापा से। तो कह रहा है जो प्लांट हाइट है वो कभी कभार डिपेंड होती है किसी पार्टिकुलर प्लांट हार्मोन पे। अगर वो प्लांट हार्मोन अच्छे से सिक्रेट हो रहा है प्लांट में तो प्लांट तो अच्छी खासी हाइट आ जाएगी। अगर वो प्लांट हार्मोन अच्छे से सिक्रेट नहीं हो रहा, लीक नहीं हो रहा, तो वो प्लांट की हाइट नहीं आएगी। द अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी प्रोसेस ऑफ मेकिंग इट। अब जो प्लांट हार्मोन कितना बनेगा कितना नहीं बनेगा वो उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, किस तरीके से वो हार्मोन क्रिएट करता है। सेलुलर डीएनए इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर सिंथेसाइज प्रोटीन। अब भाई जो डीएनए है वो प्रोटीन बनाता है, आपको पता है, हिसाब से डीएनए बनाता है। वर्क एफिशिएंटली, अगर अच्छे से काम करेगा तो ज़्यादा हार्मोन बनाएगा, और जब ज़्यादा हार्मोन बनाएगा तो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा लंबा होगा, हाइट उसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। जैसे इंसानों में भी आप देख लो, कई बच्चों की दाढ़ी बहुत जल्दी आ जाती है ना, और बहुत घनी घनी दाढ़ियाँ भी होती है, और कई बच्चों की दाढ़ियाँ बहुत आने में टाइम लगता है। ठीक है, जैसे मेरी दाढ़ी, ये मेरे को जब मैंने 12वीं पास करी थी तब तक मेरी दाढ़ी ही नहीं आई थी, बल्कि 20 साल का हो गया था तब भी मेरी दाढ़ी नहीं आई। वो तो मैंने बीच में शेव कराई तब जाके दाढ़ी आई है। तो ये कईयों में ऐसा होता है कि कोई हार्मोन की कमी से ग्रोथ नहीं हो पाती है, आज भी सही से नहीं आई है, तो रीज़न इज़ दैट हार्मोन की कमी है। ठीक है, और ये हो सकता है कि बॉडी में हार्मोन कम बन रहा हो या जेनेटिक हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, वो ऊपर नीचे होता है सबके साथ, इट इज मतलब सबको एक्सेप्ट करके चलना चाहिए। बट ये हार्मोन की वजह से होता है, कईयों की हाइट भी कम रह जाती है तो वो भी हार्मोन की वजह से होती है। जीन कंट्रोल कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स, तो जीन क्या करता है, कंट्रोल करता है कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स को। जीन भाई बॉडी में डीएनए का सेक्शन होता है, छोटा सा हिस्सा होता है जीन, उसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है, तो वही आपको बताता है कि आपका कैसा कैरेक्टर होगा, कैसा आपका ट्रेट होगा। क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर तो मम्मी पापा के बिहेवियर पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारे अंदर डीएनए है, जीन है, वो मम्मी पापा से कैरिड आउट हमने लिया है। अच्छा, अब एक पॉइंट आता है सेक्स डिटर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, जैसे मम्मी पापा ने रिप्रोडक्शन किया, अब जो बेबी आएगा वो लड़का होगा या लड़की होगी, इसी को कहते हैं हम सेक्स डिटर्मिनेशन या जेंडर डिटर्मिनेशन। कि भाई जेंडर डिटरमाइन करना कि जो आने वाली जो जनरेशन है ना, वो उसका जेंडर क्या होगा, उसका सेक्स क्या होगा, बेसिकली जैसे मेल होगा या फीमेल होगा, ये सारी चीज़ें डिसाइड करना। तो डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग इज नाउन एज सेक्स डिटर्मिनेशन। जब कोई ऑफस्प्रिंग है, यानी पेरेंट से आती है ऑफस्प्रिंग, पेरेंट से आती है ऑफस्प्रिंग, तो अगर उस ऑफस्प्रिंग की मतलब वो मेल है या फीमेल है, इस चीज़ के डिटरमाइन करने को क्या बोलते हैं हम, सेक्स डिटर्मिनेशन। लिखा है ना यहाँ पे, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ एन ऑफस्प्रिंग इज नाउन एज सेक्स डिटर्मिनेशन। किसी ऑफस्प्रिंग का जेंडर पता करना कि भाई वो मेल है या फीमेल है, उसी चीज़ को बोला जाता है सेक्स डिटर्मिनेशन। आई बात समझ में? अब देखो आगे, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन। अब कौन कौन से फैक्टर डिटर्मिनेशन मतलब रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए कि भाई वो लड़का होगा या लड़की है, कौन कौन से फैक्टर। एनिमल्स में तो टेम्परेचर भी मेंटेन करना पड़ता है, टेम्परेचर भी रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन इंसानों में थोड़ी अलग है, इंसानों में थोड़ा अलग है। तो इन्वायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एनिमल्स में कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जहाँ पे इन्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है कि जो नई ऑफस्प्रिंग आएगा, जो न्यू ऑफस्प्रिंग आएगा वो गर्ल होगा या बॉय होगा। लेकिन ह्यूमन में कोई और मैटर होता है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आप टेंशन ना लें। ठीक है, तो फैक्टर कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होता है, इन्वायरमेंटल, ये इंसेक्ट वगैरह में, एनिमल्स वगैरह में होता है। और दूसरा होता है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर यानी कि जो जीन से रिलेटेड होता है। देखो तो भाई फैक्टर है इसके लिए कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल कि भाई उस बच्चे का जो जेंडर है वो मेल होगा या फीमेल होगा, वो रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से फैक्टर है, इन्वायरमेंटल और जेनेटिक। अब इन्वायरमेंटल क्या है, कुछ एनिमल्स है जिसमें टेम्परेचर, जो एग है जिस टेम्परेचर पे वो फर्टिलाइज्ड होगा उससे वो डिसाइड होता है कि भाई क्या होगा, लड़का होगा या लड़की। जानवरों में लड़का लड़की नहीं होता, जानवरों में जैसे
ये टर्टल है तो टर्टल होगा या टर्टल ही होगा, मैं बता रहा हूँ, वैसे जेंडर कुछ और हो सकता है। तो मेरा कहने का मकसद है कि अब टर्टल में लड़का होगी, टर्टल लड़की, लड़का होगा या टर्टल लड़की होगी, ये टेम्परेचर डिसाइड करता है इन्वायरमेंटल, कि जो एग है वो किस टेम्परेचर पे फर्टिलाइज्ड हो रहा है, ठीक है। जेनेटिक्स। अब आते हैं इंसानों में। भाई देखो, जब मम्मी पापा रिप्रोडक्शन करते हैं ना, तो मम्मी के अंदर होता है ओवम, ठीक है। जो फीमेल गैमेट होता है ना, रिप्रोडक्टिव गैमेट्स जिसे हम कहते हैं, तो मम्मी के अंदर होता है ओवम जिसे हम एग कहते हैं, और जो मेल के अंदर होता है, फादर के अंदर, उसे कहते हैं स्पर्म, ठीक है। जब दोनों रिप्रोडक्शन करते हैं बेसिकली, तो इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है, बेसिकली वो स्पर्म जो है वो मेल फीमेल के अंदर चला जाता है और वो ओवम दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो एग फर्टिलाइज हो जाता है, देन फिर जाइगोट फॉर्म होता है। एक प्रोसेस है, ये 8वें चैप्टर का पार्ट है, जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। तो बेसिकली क्या होता है, जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है कि दोनों में क्रोमोसोम होते हैं। भाई जो ओवम है यानी जो फीमेल गैमेट है उसके अंदर भी डीएनए होता है, मेल का जो स्पर्म है उसके अंदर भी डीएनए होता है। अब वहीं से शुरुआत होती है कि लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। अब ध्यान से समझना, जेनेटिक, आपको स्क्रीन के टॉप पे दिख रहा होगा जेनेटिक्स, है ना। तो इन सम एनिमल्स जैसे ह्यूमन, है ना, ह्यूमंस में जो जेंडर है या इंडिविजुअल का जेंडर है वो बाय पेयर ऑफ क्रोमोसोम के थ्रू डिसाइड होता है। जो जेंडर होगा यानी जो बच्चा पैदा हो रहा है वो लड़का होगा या लड़की, ये किसके थ्रू डिसाइड होता है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम के थ्रू। किसके थ्रू, पेयर ऑफ क्रोमोसोम। दिखा हुआ भी है देखो, पेयर ऑफ क्रोमोसोम, इसके थ्रू डिसाइड होता है कि डिटरमाइन होता है कि वो जो बच्चा बोर्न होगा, जो बेबी आएगा, उसका जेंडर मेल होगा या फीमेल होगा। उस क्रोमोसोम को बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। क्या बोलते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। अब फीमेल के अंदर होता है एक्स और एक्स क्रोमोसोम, एक्स एक्स क्रोमोसोम, और मेल के अंदर होता है एक्स वाई क्रोमोसोम, ठीक है। ये याद रखना, जो क्रोमोसोम होता है वो पेयर ऑफ क्रोमोसोम ये डिटरमाइन करता है कि जो बच्चा होगा उसका सेक्स क्या होगा, बेसिकली जेंडर क्या होगा। फीमेल के अंदर होता है एक्स और मेल के अंदर होता है एक्स और वाई, ठीक है। अब देखो इसके बारे में, ये सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम क्या होता है। ह्यूमन बींग्स में देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, इंसानों में 23 पेयर्स होते हैं। पेयर मतलब जोड़े, ठीक है। जैसे आप जूते पहनते हो ना तो 2 जोड़े, अगर एक 10 नंबर का आ गया एक 9 नंबर का आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसी तरीके से इंसानों में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। 22 आउट ऑफ दिस 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम कॉल्ड ऑटोसोम। भाई 22 शांत होते हैं, 22 को कोई दिक्कत नहीं, वो चुपचाप बैठे हुए, उनको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो बुखला नहीं रखे, वो ऑटोसोम्स, ठीक है, शांति से बैठे हुए, उनको कोई दुख दर्द नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, ठीक है। तो आउट ऑफ दीज 22 क्रोमोसोम पेयर्स आर कॉल्ड, जो 22 क्रोमोसोम के जो पेयर होते हैं उनको बोला जाता है ऑटोसोम्स। लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम वो डिसाइड करता है जेंडर क्या होगा, ठीक है। उस लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम को ही बोला जाता है सेक्स क्रोमोसोम। फीमेल में एक्स और एक्स होता है, मेल में ये एक्स और वाई होता है। 22 तो शांत बैठे हुए, उनको बोला हमको लेना देने का नहीं है। ये 23 वाला है ना, ये पागल, ये बताएगा लड़की होगा या लड़का होगा, वैसे भगवान डिसाइड करता है ना, दैट इज़ माई अलमाइटी। तो वो भगवान डिसाइड करता है कि भाई लड़का होगा लड़की, लेकिन हम साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस तक ही सीमित रहेंगे, अभी भगवान हम रखते हैं साइड में, ठीक है। भगवान जी अभी थोड़ा लग रहे हैं। तो देखो एक्स क्रोमोसोम, देखो एक्स और एक्स होता है फीमेल, ठीक है, एक्स वाई क्या होता है मेल। तो मेरे को भी आपको ये टॉपिक समझाना है, फीमेल में कौन से क्रोमोसोम होते हैं, एक्स और मेल में होते हैं एक्स और वाई। अब देखो मेल में क्या है, एक्स और वाई, ये दोनों लेके घूमता है पागल, ठीक है। और फीमेल एक ही लेके घूमती है, एक्स और एक्स। तो भाई ये गैमेट है। अब अगर गलती से मेल का एक्स क्रोमोसोम चला गया, क्या चला गया, फीमेल के पास तो दोनों एक्स ही है ना, तो वो कोई सा भी भेजे, आना तो एक्स है। बंदे ने अगर, मेल ने अगर एक्स क्रोमोसोम भेज दिया तो क्या बन जाएगी, फीमेल। जो ऑफस्प्रिंग होगी वो क्या बन जाएगी, फीमेल। मतलब 22-23 में से 22 क्रोमोसोम शांत है, वो बुखला नहीं रखे, लास्ट वाला पेयर बुखला रखा है। तो फीमेल के पास जो लास्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है उसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम है, मेल के पास एक्स और वाई है। अगर मेल का एक्स आ गया तो लड़की हो जाएगी शॉर्टकट में, इट इज़ अ पीरियड 9 मंथ लगते हैं, ठीक है, तो फीमेल होगी। लेकिन अगर मेल ने वाई भेज दिया तो लड़का हो जाएगा। अब मेल क्या भेजेगा, उसको क्या पता कौन जा रहा है।
तो वाई क्रोमोसोम चला गया तो लड़का, एक्स क्रोमोसोम चली गई तो लड़की। ठीक है, हाँ गुड। इसके बाद थोड़ा सा ये बचा है वो बता देता हूँ। और अगर चलो आगे देखते हैं। दिस शोज दैट हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज एंड हाफ विल बी द गर्ल्स। इससे क्या पता चलता है भाई, आधी लड़कियां रहेंगी आधे लड़के रहेंगे, तभी तो सबकी शादी हो जाएगी इज्जत से। ठीक है, पूरी दुनिया में आधे लड़के हैं और आधी लड़कियां हैं, तो इससे पता चलता है कि जेंडर इक्विलिब्रियम जरूरी है। ठीक है, ज़्यादा लड़के हो जाएंगे कम लड़के तो भी दिक्कत, ज़्यादा लड़के हो जाएंगे कम लड़के तो भी दिक्कत। ऑल चिल्ड्रन विल इनहेरिट अगर एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस वेदर दे आर बॉयज और गर्ल्स। तो भाई हम चाहे जो भी हो, चाहे हम लड़का हो या हम लड़की हो, हम लोग मम्मी से सिर्फ एक क्रोमोसोम लेते हैं, डेट इज एक्स क्रोमोसोम। हमारा पापा होता है जो हमारे को एक्स क्रोमोसोम दे के लड़का बना देता है, या वाई क्रोमोसोम दे के लड़का बना देता है और एक्स क्रोमोसोम दे के लड़की बना देता है। तो दस सेक्स ऑफ चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड बाय व्हाट दे इनहेरिट फ्रॉम देयर फादर। तो जो बच्चे का जो सेक्स है यानी जो जेंडर है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो अपने फादर से क्या लेता है। ठीक है, एंड नॉट फ्रॉम देयर मदर। मदर से फर्क नहीं पड़ता, मदर के कुछ भी भेजे, वो पहले वाला क्रोमोसोम भेजे या दूसरे वाला क्रोमोसोम, दोनों एक्स क्रोमोसोम है, फादर भेजेंगे एक्स या वाई। ठीक है, बेसिकली इट इज़ द गिफ्ट फ्रॉम गॉड एंड अ डॉटर विल बी गुड कंपैरिजन देन अ बॉय। ठीक है, चलो ये चैप्टर हो गया हमारा ख़त्म। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो यू कैन आस्क फ्रॉम मी, आई विल बी देयर, माय व्हाट्सअप नंबर एंड यू हैव। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह आपको सलामत रखे। और खुश भी, मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब है और मेरे सर में बहुत ज़्यादा फीवर हो रखा है सर में। ठीक है, हाँ, टेक केयर।